गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की बुक्स इकोनॉमिक्स का थर्ड लेसन मुद्रा और साख। पैसे के बारे में, पैसे का लेन देन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे आज हम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। विनिमय मीन्स वस्तु का लेन देन का एक माध्यम है, साधन है। अगर मुद्रा ना होती तो वस्तुएं खरीदना और बेचना बड़ा मुश्किल होता। इसमें एक एग्जांपल दिखाया गया, देखिए आप। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए, आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं, इनकी सूची बना सकते हैं। लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह इसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना चाहता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए कर सकता है। एक जूता निर्माता का उदाहरण देखते हैं। इसमें वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है और जूता बनाने वाला पहले जूते के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने के लिए करेगा। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचना चाहता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो, अर्थात दोनों पक्ष एक दूसरे से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकता का दोहरा सहयोग, आवश्यकता का दो, कई बार 2 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है। आवश्यकता के दोहरे सहयोग से आपका क्या अभिप्राय है? आवश्यकता का दोहरा सहयोग, दोनों की आवश्यकताएं जिस चीज से पूरी होती है उसे आवश्यकता का दोहरा सहयोग कहते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, एक व्यक्ति गेहूं बेचकर जूते लेना चाहता है, उसे ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे गेहूं की जरूरत हो और जूते बेचने हो। व्यक्ति जो वस्तु बेचने की इच्छा रखता है वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तु का विनिमय होता है, वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशेषता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता कि वो ऐसे किसान को ढूंढे जो न केवल उसके जूते खरीदे बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूते के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है। क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है, इसे विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। मुद्रा के आधुनिक रूप हैं, ये साइड में दिखाए गए कुछ मुद्रा के प्राचीन सिक्के, प्राचीन प्रकार की मुद्रा है। ये प्राचीन समय में मुद्रा ऐसी होती थी। हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। इसके बाद सोना, चांदी और तांबे जैसी वस्तुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। करेंसी आजकल जो चल रही है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी, कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। ये चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी। अनाज और पशुओं की तरह ये रोजमर्रा की चीजें भी नहीं है। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। प्राधिकृत का अर्थ होता है प्रत्याभूतित करती है, यानी कि उसको लागू करती है। भारत में रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सरकार द्वारा प्रत्याभूतित है, मान्यता प्राप्त है।
इसलिए रुपया व्यापक स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। बैंकों में निक्षेप, बैंकों में जमा किया जाता है। लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिर में वेतन वाले मजदूरों के अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक के जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। सूद मतलब ब्याज देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है, क्योंकि बैंक खातों में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। इसलिए इस जमा को मांग जमा भी कहा जाता है। मांग जमा मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। आपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता जिसका किसी बैंक में खाता है एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। ऐसा होता है चेक बैंक में, आप लोगों ने देखा होगा, घर में हो, सभी के पेरेंट्स के या सभी व्यक्तियों के बैंकों में खाते होते हैं। इसके अकॉर्डिंग वो बैंकों से पैसा निकाल सकते हैं। चेक है एक प्रकार का। इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, क्योंकि मांग जमा को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंकों के लिए इस जमा के बदले कोई भी मांग जमा भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां, जो बैंक ब्याज देती है उसके अनुसार जो गतिविधियां होती हैं। बैंक की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खातों में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं बैंक? यहाँ एक दिलचस्प क्रियाविधि काम पर कर रहे हैं। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखता है। उदाहरण के लिए आजकल बैंक जमा का केवल 15% हिस्सा नकद के रूप में रहता है, उसके पास रखते हैं। इससे किसी एक दिन में जमाकर्ता का धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया गया, क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं। इसलिए बैंक का काम इतने नकद में आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करता है। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि है एवं जिन्हें राशि की जरूरत होती है के बीच मध्यस्थता का काम करते हैं। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत है। साख की दो विभिन्न स्थितियां। साख मीन्स उधार लेने की बात कर रहे हैं। हमारी रोजमर्रा गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण से हमारा तात्पर्य सहमति से है, जहां साहूकार कर्जदार को धन, वस्तुएं और सेवाएं मुहैया करवाता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। उदाहरण दिए गए उदाहरण के अनुसार समझते हैं। त्योहारों के मौसम के अनुसार एक महीने बाद त्योहारों का मौसम है। जूता निर्माता सलीम के पास शहर के बड़े व्यापारी 3000 जोड़ी जूते की मांग करती हैं। उसे एक महीने के अंदर पूरा करना है। इसे उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के लिए काम के लिए अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल खरीदने के लिए और इन सभी खर्चों को पूरा करने के सलीम को 2 स्रोतों से मिल सकता है। पहला, चमड़ा व्यापारी को चमड़ा आदि देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान का वादा करता है। दूसरा, बड़े व्यापारी से 1000 जूतों के लिए अग्रिम राशि एडवांस पैसा ले लेता है। महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब रहता है। अच्छा खासा लाभ होता है। दूसरा एग्जांपल स्वप्ना का दिया इसने। एक छोटी किसान है, 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। उम्मीद पर की फसल तैयार होने पर कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के कारण साहूकारों से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशक के हमलों से बर्बाद हो जाती है फसल। स्वप्न फसल पर
महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साहूकार का कर्ज लौटाने में असफल रहती है, साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाती है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती कि वह अपना कर्ज वापस कर सके और वह कर्ज के जाल में फंस जाती है। ये दोनों कर्ज के तरीके बताए, साख के तरीके बताए इन्होंने। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीनों का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस देते हैं। उधार की अदायगी मुख्य फसल की कमाई पर निर्भर करती है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाती है, फसल बर्बाद हो जाने के कारण कर्ज की अदायगी असंभव हो गई और उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। इस स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण ऋण व्यक्ति को अपने जाल में फंसा देता है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा। स्पष्ट उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हो गई थी। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थितियों के खतरों और हानि होने पर पर्याप्त सहयोग की संभावना पर निर्भर करता है। भाई ऋण की शर्तें क्या होती हैं, ऋण मिलता कैसे है, अब उसकी बात करते हैं। हर ऋण समझौते में ब्याज दर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने के लिए की मांग करता है, गिरवी रखनी पड़ती है। कुछ समर्थक ऋणाधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणाधार बैंक को बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणाधार के आम उदाहरण हैं जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। आवास के लिए ऋण दिखाया गया एग्जाम्पल ये। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप में ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण व्यवस्था में दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता की प्रवृत्ति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। एक उदाहरण दिए गए हैं, श्यामल का उदाहरण है, अरुण का उदाहरण दिया गया है, रमा का। स्टूडेंट्स इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे सभी। सहकारी समितियों से जो ऋण मिलता है उसके अनुसार बताया गया कैसा। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समितियों के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्रित करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव है, जैसे किसान, बुनकरों, उद्योगी मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां। कृषक सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों में जमा प्राप्ति करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस सहकारी समिति ने बैंक से बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू हो जाता है। कृषक सहकारी समिति कृषक उपकरण खरीदने, खेती, कृषि व्यापार करने, मछली पकड़ने, घर बनाने और अन्य विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया कराती है। भारत में औपचारिक अक्षेत्रक में साख। औपचारिक अक्षेत्र हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा गया, औपचारिक और अनौपचारिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं दोनों में, और औपचारिक क्या है, अनौपचारिक क्या है, इनके आधार पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले वर्ग में बैंकों और सरकारी समिति से लिए कर्ज आते हैं। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्र से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्र से? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों और कार्य प्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकदी हिस्सा अपने पास रखता है। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योग, छोटे कर्जदार इत्यादियों को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों को आरबीआई को
यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किन को ऋण दे रहे हैं और उनकी ब्याज की दरें क्या है। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्थान नहीं है। ऐसी ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं, उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। औपचारिक ऋणों की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल करते हैं, इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है, इसलिए कर्जदार के पास अपने लिए कम आय बचती है। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दर के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसके कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को कर्ज देना चाहिए और इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, कारोबार शुरू कर सकते हैं, छोटे उद्योग लगा सकते हैं, नया उद्योग लगा सकते हैं। कोई भी सस्ता और सामर्थ्य अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है? शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों की कर्जों की 85% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कर सकते हैं। आप देखें कि उनकी केवल 10% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 90% औपचारिक स्रोतों से। इस तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवारों को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण जरूरतों का केवल 50% पूरा कर पाता है, बाकी जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। अनौपचारिक स्रोतों से जो ऋण पूरी करते हैं, ऋणदाताओं के लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत अधिक होती हैं और यह उधार कर्जदाता की आय बढ़ाने का काम कम ही कर पाता है। इसलिए बैंक और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरतें हैं, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोतों पर से निर्भरता घटे। दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवारों की औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवारों को अनौपचारिक स्रोतों से ही ऋण निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सकें। निर्धनों के समय सहायक समूह बने हैं कुछ। पिछले खंड में हमने देखा था कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर है। ऐसा क्यों है? भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत से कर्ज लेने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेगा के मामले में देखा था, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणदार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता से साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं और इस कारण अक्सर बिना ऋणाधार के ही ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकता है, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेने देने की लिखापढ़ी भी पूरी नहीं करते और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों को गरीबों को उधार देने के कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे समय सहायता समूह में गठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष समय सहायक समूह है। एक दूसरे के पड़ोसी 15 से 20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 रुपए तक से अधिक हो सकती है। यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से ही कर्ज ले लेते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से बहुत कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह
बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है और ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है, और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें पूरा करने के लिए, घर बनाने के लिए, सिलाई मशीन के लिए, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस ऋण को लौटाने की जिम्मेवारी भी समूह की होती है। पूरा समूह जो 15 से 20 लोगों में मिलकर समूह बनता है उस समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले की गंभीरता से लेते हैं और इस कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे अपने को समय सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता। इस तरह समय सहायता समूह कर्जदारों को ऋणदार की कमी की समस्या से उभरने में मदद करते हैं। उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाएं आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां वह तरह तरह की सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। ये देखिए बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, यहाँ से मोस्टली हर बार एक क्वेश्चन रिपीट होता है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दर पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 के छोटे पैमाने पर हुई थी। 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गाँव में फैले हुए हैं। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं, जिसका संबंध समाज के गरीब तबके से। इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों के बारे में जाना कि मुद्रा किस किस रूप में हो सकती है, और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपने धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। बैंक जब ऋण देता है तो उस पर ब्याज ज्यादा लेता है। जब बैंक के पास कोई व्यक्ति पूंजी जमा करवाता है तो उसे ब्याज कम देता है। इसके बीच में जो अंतर होता है वो बैंक की आय होती है। और बैंक से ऋण लिया जाता है। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है, जैसा कि हमने देखा कि ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। औपचारिक स्रोतों से वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीब को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक स्रोतों के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियां इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी है। इसके अभ्यास के कुछ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए और समस्याएं खड़ी कर सकता है, जैसे हमने पीछे स्वप्ना के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि उसने कर्ज लिया था, उसकी फसल खराब हो गई थी एक साल, नेक्स्ट ईयर जो इतनी फसल हुई कि वो कर्ज नहीं लौटा पाई और उसे अंत में जमीन का हिस्सा बेचना पड़ा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है। मुद्रा दोहरे, हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक व्यक्ति के पास गेहूं है और उसे जूते खरीदने हैं। अब उसे ऐसा ही व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसे जूतों की आवश्यकता हो, जूते बेचने और गेहूं की आवश्यकता हो। अगर मुद्रा नहीं होती तो वस्तु विनिमय साधन इस प्रकार से अपनाए जाते, लेकिन मुद्रा ने वस्तुओं के दोहरे सहयोग की समस्या को सुलझा दिया है। अगर मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं को मार्केट में बेचकर पैसे एकत्रित करूंगा और पैसों से जूते खरीद सकता हूं या कोई अन्य वस्तु खरीद सकता हूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसका, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों को और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करते हैं। अतिरिक्त जिनके पास ज्यादा पैसा है वो बैंक में जमा करवाते हैं और जिनको जरूरत है वो बैंक कर्ज देते हैं। कर्ज देने पर जो ब्याज की दर ज्यादा है और जमा पर जो सूद दिया जाता है वो कम है, उसके बीच के अंतर को बैंक की आय समझा जाता है।
हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? यस, क्यों? क्योंकि गरीब व्यक्ति तक ये पहुंच सके और गरीब व्यक्ति अनौपचारिक स्रोतों की बजाय औपचारिक स्रोतों पर निर्भर रह सके। ये था चैप्टर मुद्रा और साख, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे ध्यान से पढ़ें। धन्यवाद।